हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स सारी कहानियाँ। आज का टॉपिक है वक्त का पहिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्पना जी को बहुत तेज भूख लगी थी। बेटे बहू ने खाना खा लिया था, लेकिन आज बहू ने उन्हें खाने के लिए पूछा तक नहीं था। वैसे भी कल्पना जी को डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने नहीं दिया जाता था, तो वह कमरे में बैठकर ही खाने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जब रात के 11 बज गए थे और बहू अदिति ने उन्हें खाना नहीं दिया, तो वह कमरे से बाहर आई। उन्होंने देखा कि बहू अदिति हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। वो कहने लगी, बहू तुमने आज मुझे खाना नहीं दिया। अदिति मुंह बनाते हुए बोली, माँ जी खाना तो कब का ख़त्म हो गया। कल्पना जी धीमे स्वर में बोली, बहू क्या एक रोटी भी नहीं बची है। मुझे तो बहुत भूख लगी है। भूख के कारण मुझे नींद भी नहीं आ रही है। कुछ तो बचा होगा रसोई में, वही दे दो। अदिति बोली, माँ जी आज तो कुछ नहीं बचा, सारा खाना खत्म हो गया है। कल्पना जी कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा कुछ सुबह का ही दे दो। इस पर अदिति झल्लाते हुए बोली, माँ जी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने मेरी माँ का इतना अपमान किया है और आप मुझसे ही खाना मांग रही है। आपको शर्म नहीं आती? मुझसे खाना मांगते हुए आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को कुछ बोलने की। कल्पना जी बोली, अच्छा तो यह बात है, तो तुम ऐसा कहो ना कि मेरी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती, इसलिए तुम जानबूझकर मुझे खाना नहीं देना चाहती हो। यह क्यों बोल रही हो कि खाना बचा ही नहीं है। ऐसा आज तक कभी हुआ है कि रसोई में खाने के लिए कुछ भी ना बचा हो। कहते हुए उनकी आवाज़ भारी हो गई थी। बहू रसोई में ताला लगाकर बोली, आप मुझसे बहस मत कीजिए। फिर अपने पति को आवाज़ लगाते हुए बोली, सुन रहे हैं आप? देखिए आपकी माँ मुझसे खाना मांग रही है। उनका बेटा वैभव चिल्लाते हुए बोला, माँ तुमने आज हरकत ही ऐसी की है कि तुम्हें कोई खाना ही ना दे। तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है। तो फिर भुगतो। जब तक तुम मेरी सास से माफ़ी नहीं मांगोगी तब तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। मेरे घर में तुमने आज मेरी सास का बहुत अपमान किया है, इसलिए सबसे पहले मेरी सास के पैर छूकर माफ़ी मांगो, तभी तुम्हें रोटी मिलेगी। बेटे की बात सुनकर कल्पना जी सन रह गई। कुछ दिनों से बहू की माँ घर पर आई हुई थी। घर में सब लोग बड़े खुश थे, बस कल्पना जी को ही उनके कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। आज दोपहर से जब उन्हें खाना खाने के लिए नहीं मिला, तो सब्जी में नमक और मिर्च ज़रा तेज क्या हो गई थी, तो उन्होंने अदिति से बस इतना कहा कि बहू आज तो सब्जी में नमक बहुत ज़्यादा ही हो गया था। सास की बात सुनकर उनकी बहू अदिति भड़क गई और कहने लगी, आज की सब्जी मेरी माँ ने बनाई थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की बनाई हुई सब्जी को खराब कहने की। कल्पना जी बात को संभालते हुए बोली, कोई बात नहीं बहू, मैं सब्जी खा लेती हूँ। तब तक अदिति की माँ भी कमरे से बाहर आई और कहने लगी, बेटा मैंने इतने प्यार से तुम लोगों के लिए खाना बनाया है और तुम्हारी सास मेरे बनाए हुए खाने में नुक्स निकाल रही है। अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी, मैं अपने घर पर जा रही हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई थी। बेटा बहू कल्पना जी के पीछे पड़ गए थे कि आप उनसे माफ़ी मांगो, आपने उनका अपमान किया है। कल्पना जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आज उन्होंने ऐसा कोई कौन सा गुनाह कर दिया है जो बेटा बहू उन्हें अपने ही समधन के पैर छूकर माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उन्होंने फिर किसी से कोई भी शब्द नहीं कहा और ना ही खाना मांगा। रात भर भूखे भूख से बिलखती रही। अगली सुबह जब वैभव उठा बाहर आया तो रोज की तरह अपनी पत्नी अदिति के साथ बैठकर उसने नाश्ता किया और ऑफिस जाने के लिए निकल गया। दोपहर के बाद अचानक से वैभव के फ़ोन की घंटी बजी। उनकी पत्नी का फ़ोन था। वह घबराई हुई सी आवाज़ में कहने लगी कि सुनो जी, अम्मा जी कमरे में नहीं है। मैं सुबह से उन्हें देखने भी नहीं गई थी। अभी काम वाली बाई आई तो वह पूछने लगी कि आज अम्मा जी नहीं दिखाई दे रही है। तब उन्हें पूरे घर में उन्होंने देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई दे रही है। पता नहीं कहाँ चली गई है। वैभव चिल्लाते हुए बोला,
अरे गई होगी कहीं रोटी मांग कर खाने के लिए और हमारी बुराई करने के लिए। तुम चिंता मत करो, शाम तक वो वापस आ जाएगी। शाम हो गई पर उसकी माँ घर पर वापस नहीं आई और ना ही वैभव ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की। वह कहाँ। चलो एक मुसीबत से छुटकारा तो मिला। दिन भर घर में बैठकर कुछ न कुछ बकवास करती रहती थी और खाना पीना अलग से खा जाती थी। यह सब बोलते हुए वैभव यह भी भूल गया था कि इस माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, तभी वह आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। खैर, कुछ बच्चे एहसान फरामोश होते हैं और वह अपने बड़ों को ऐसे ही अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। अब यहाँ पर तो कल्पना भी खुद ही चली गई तो पुलकित बहुत आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। वैभव का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हंसी खुशी से जी रहा था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। एक बार वैभव के ऑफिस में कुछ रुपयों का घोटाला हो गया। सारा इल्ज़ाम उस पर लगा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वकील की मदद से वह जेल से बाहर तो आ चुका था, लेकिन अब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने लगे थे और उस पर केस चल रहा था, तो कोई भी अच्छी कंपनी उसे काम देने के लिए तैयार नहीं थी। वह काम की तलाश में दर दर भटक रहा था, क्योंकि घर पर उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उसकी पत्नी ने ऐसे मुश्किल समय में मजबूरी में एक दर्जी की दुकान पर जाकर सिलाई का काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उससे भी घर के खर्च ठीक से नहीं चल पा रहे थे। किसी तरह दाल रोटी का जुगाड़ तो हो गया था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही थी। इसी बीच उसकी बड़े बेटे की तबीयत खराब हो गई तो उसे अपने गहने तक बेचने पड़ गए। धीरे धीरे करके उसकी सारी जमा पूंजी समाप्त होती चली गई। वैभव का काम ढूंढते ढूंढते 1 साल हो चुका था। एक दिन वह बहुत बड़ी सी कंपनी में आगे खड़ा सोच रहा था कि क्या मुझे यहाँ काम मिलेगा। वह वॉचमैन के पास जाकर उस काम के बारे में बात कर रहा था। तभी वॉचमैन कहने लगा, भैया साइड हटो, कंपनी की मालकिन आ रही है। गेट खोलने के बाद वैभव एक किनारे हटकर खड़ा हो गया। कार कंपनी के अंदर पहुंची। कंपनी के अंदर जब कंपनी की मालकिन कार से उतरी तो उसने देखकर वैभव के होश उड़ गए, क्योंकि वह औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ कल्पना जी ही थी। 3 साल में उसकी माँ ने करोड़ों की कंपनी की मालकिन कैसे बन गई, उसके लिए हैरान कर देने वाली थी। अब तो माँ के सामने जाते हुए भी उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए एक फाइल से उसने अपना चेहरा छुपा लिया। जब कल्पना जी कंपनी के भीतर चली गई तब उसने वॉचमैन से कंपनी की मालकिन के बारे में जानकारी ली। उसे तो जो पता चला वह बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। वॉचमैन की बात से उसे पता चला कि जब उसकी माँ घर छोड़कर निकली तब उसके पास उनकी सास के दिए हुए कुछ सोने के गहने थे, जिसे बेचकर उन्होंने किराए का मकान लेकर वहाँ पर खुद का बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा। 1 साल के अंदर ही उन्होंने कुछ औरतों को भी काम पर रख लिया था। उनके पास जब थोड़े रुपए इकट्ठा हो गए तो उन्होंने शेयर बाजार में रुपए लगाने की सोची, ताकि वह अपने रुपए बढ़ा सके। इसलिए उन्होंने बैंक में जाकर बात की। वहाँ पर उन्होंने शेयर बाजार में कुछ पैसे लगाए। 2 साल के बाद ही उनके रुपए 4 गुना बढ़ गए थे। इसी बीच एक कंपनी बिक रही थी तो उन्होंने यह कंपनी उन महिलाओं के साथ मिलकर लोन लेकर खरीद ली। धीरे धीरे उनका काम चलने लगा। अब वह 100 करोड़ की कंपनी की मालकिन थी। वॉचमैन से उसे यह भी बताया कि सभी लोगों को यह पता है कि उनका इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। कल्पना जी ने एक ट्रस्ट के नाम पर अपनी सारी संपत्ति कर रखी थी, जिससे गरीब बेसहारा औरतों की भलाई का कार्य किया जाता है और हर साल वो अनाथ आश्रम में एक मोटी रकम दे देती है।
यह सब सुनकर वैभव आज खुद की नज़रों से गिर चुका था। उसकी माँ यहाँ पर लाखों रुपए अनाथ आश्रम में दान दे रही थी और वह खुद अनाथों की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहा था। एक समय था जब उसके पास माँ के आशीर्वाद का साया था, लेकिन उसने खुद ही वह साया छिन्न भिन्न कर दिया था। इसलिए आज वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गया था। जिस माँ को बेटे ने 2 रोटियों के लिए तरसा दिया था, आज उसकी संपन्नता और वैभव देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सर झुकाकर वह वहां से उल्टे पैर वापस लौट गया। अंदर जाकर काम मांगने की उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वह अपनी माँ को अपनी दुर्गति दिखाकर और शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। जिंदगी में कब किसे कहाँ से पहुंचा दे कोई कह नहीं सकता, बस अपने इरादे और नीयत साफ सुथरी होनी चाहिए। दोस्तों, जो लोग दौलत के अहंकार में आकर अपनों का दिल दिखाते हैं, उन्हें यह सोचना की चाहिए कि जब वक्त का पहिया घूमेगा तो क्या हो सकता है। यह दौलत उनके पास ना रहे, यह भी हो सकता है कि दौलत होते हुए भी उनके जीवन में कुछ सुख चैन और सुकून भी ना रहे। लेकिन जो मासूम इंसान होता है, सच्चे मन से ईमानदारी के रास्ते पर चलकर जीना जानता है, उसे एक ना एक दिन सुखी ज़िंदगी ज़रूर नसीब हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ज़िंदगी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर भी प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।